सऊदी अरब में एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके उसके एवैक्स विमान को तबाह करने का दावा कर दिया। एवैक्स निगरानी विमान होता है और दुश्मन पर नजर रखने के लिए अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन ईरान ने उसे ही मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान ने सबूत के तौर पर 2 तस्वीरें भी जारी की, एक हमले से पहले की, दूसरी हमले के बाद की। दूसरी तस्वीर में दिखा कि सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा अमेरिका का एवैक्स विमान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालांकि अमेरिकी सेना की तरफ से एवैक्स विमान पर हमले या प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। अमेरिका के एवैक्स विमान को उसकी फौज की आंख कहा जाता है। अमेरिकी फौज का यह विमान उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है। यह विमान हवा में 360 डिग्री निगरानी करता, मतलब चौतरफा नजर रखकर दुश्मन के रॉकेट और मिसाइलें ही नहीं बल्कि छोटे बड़े ड्रोन की भी पहचान कर लेता है। खतरनाक लड़ाकू विमान भी इसकी निगाह को चकमा नहीं दे सकते। लेकिन ईरान ने अमेरिका के फौज के इस निगरानी विमान को उस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील करने का दावा किया जब वो एयरबेस पर खड़ा था। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा कर इस हमले के लिए ईरान को रूस से मदद मिली थी। हालांकि रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया। एवैक्स विमान को ढेर करने के बाद ईरान ने इसका जश्न भी अलग तरीके से मनाया। ईरान की सेना ने अपने शाहिद ड्रोन पर अमेरिका के उन हथियारों की तस्वीरें लगा दी जिन्हें वो हमलों में तबाह करने का दावा कर चुका है। ईरान ने अपनी इसे बड़ी सफलता की तरह पेश किया, क्योंकि ईरान के मुताबिक उसके ड्रोन ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उसके सबसे खास विमान को उड़ा दिया, जबकि वो विमान खुद एक निगरानी विमान था और दुश्मन के बारे में अपनी फौज को जानकारी इकट्ठा करके देता था। लेकिन ईरान ने दावा किया उसने अमेरिकी फौज की आंख की तरह काम करने वाले इस विमान के परखचे उड़ा दिए। ईरान ने सैटेलाइट से ली गई 2 तस्वीरें जारी की, एक हमले से पहले की, एक हमले के तुरंत बाद की। हमले से पहले वाली तस्वीर में एयरबेस पर अमेरिका का विमान बिल्कुल सही सलामत खड़ा दिखाई दिया। उसके आसपास भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सही नजर आया। सेना की एक गाड़ी विमान के ठीक सामने खड़ी दिखाई दी। लेकिन ईरान ने जो दूसरी सैटेलाइट इमेज जारी की उसमें तबाही दिखाई दी। दूसरी वाली तस्वीर में वो विमान 2 टुकड़ों में बटा दिखा, बीचों बीच से टूटा हुआ नजर आया। उसके आसपास राख ही राख दिखाई दी, दूर दूर तक विमान के पुर्जे बिखरे हुए दिखे। पहली तस्वीर में विमान के पास सिर्फ एक गाड़ी खड़ी नजर आई, तो दूसरी तस्वीर में 10 से ज्यादा गाड़ियां उस विमान के सामने खड़ी नजर आई। बताया गया वो सभी अमेरिकी फौज की गाड़ियां थी। विमान के पिछले हिस्से, यानी जिसे विमान की पूंछ या टेल कहा जाता है, उस पर अमेरिका का झंडा बना हुआ दिखा। टूटकर अलग हुए आगे के हिस्से पर यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ नजर आया। ईरान की तरफ से जारी की गई कुछ और तस्वीरों में अमेरिका का एवैक्स विमान पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दिया। सेना के कुछ लोग विमान के पास खड़े नजर आए। ईरान के मुताबिक उसने यह हमला सऊदी अरब के उस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया जिसे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकानों में एक माना जाता है। अमेरिका का यह मिलिट्री बेस रियाद शहर के दक्षिण में मौजूद अल खार्ज इलाके में। ईरान की सीमा से इसकी दूरी करीब 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर दूर से ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलें उड़ाकर हमले को अंजाम दिया। जबकि इस एयरबेस की सुरक्षा के लिए मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे निगरानी करते रहते हैं। लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ चकमा दिया बल्कि उसके सबसे खास विमान को हमला करके कबाड़ बना दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फौज के साथ सऊदी अरब की एयरफोर्स भी तैनात रहती है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका के इस किले को भेद दिया, उसके सबसे खास विमान को तबाह करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने दावा किया उसके हमले में न सिर्फ अमेरिका का E-3 सेंट्री एवैक्स विमान बर्बाद हुआ बल्कि हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाले कुछ टैंकर विमानों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद करीब 10 अमेरिकी फौजी भी घायल हो गए। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान की सेना और वहां के मीडिया ने इस हमले की अलग अलग तस्वीरें जारी कर इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह बताया। एवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसे आसमान में मौजूद अमेरिकी फौज की आंख कहा जाता है। इस तरह के विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। एवैक्स विमान के ऊपर एक बेहद ताकतवर 360 डिग्री घूमने वाला रेडार सिस्टम लगा होता है।
दावा किया जाता है एवैक्स करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट को देख सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी पकड़ लेता है, जबकि जमीन पर लगाए गए रेडार सिस्टम एक तय सीमा तक ही निगरानी कर पाते हैं। यह हवा में होता है। एवैक्स आसमान में अमेरिकी वायुसेना के लिए एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है, क्योंकि यह सिर्फ खतरे का पता नहीं लगाता, बल्कि अपने लड़ाकू विमान को कमांड भी देता है, जैसे कहां हमला करना है, कितनी दूरी पर हमला करना है, सब कुछ ये बता देता है। बोइंग का दावा है एवैक्स विमान एक बार में 600 या उससे भी ज्यादा चीजों को देख सकता है, एक ही बार में उनकी पहचान कर सकता है। दुश्मन को पहचान कर अपने लड़ाकू विमान के पायलटों को रियल टाइम जानकारी देता है, यानी जैसे जानकारी आती वैसे ही लाइव, ताकि वो बिना भटके सटीक हमला कर सकें। विमान के अंदर एक बार में 20 से ज्यादा लोग बैठकर काम करते हैं। आसमान में तेज बारिश हो रही हो, आंधी तूफान हो, यह विमान हर मौसम में काम करता है, दिन हो रात हो फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन की आसमान से निगरानी करता है। एक एवैक्स विमान की कीमत करीब 60,000 करोड़ डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। मतलब ईरान ने एवैक्स विमान को बर्बाद करके एक ही झटके में अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस हमले को लेकर अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने ईरान को हमले के लिए खुफिया जानकारियां दी थी। हालांकि रूस ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की के मुताबिक ईरान ने रूस से मिली खुफिया जानकारी की मदद से ही सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सटीक हमला किया और अमेरिकी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के एनबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस की सैटेलाइट ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तस्वीरें ली थीं। उनमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी शामिल था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने वो तस्वीरें ईरान की आईआरजीसी सेना को सौंपी। तस्वीरें मिलने के बाद आईआरजीसी ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के लिए भेज दिया। ज़ेलेंस्की ने इसी के साथ अपना वो दावा भी दोहराया कि इस जंग में रूस पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया और इस बात को 100% सच बताया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस ईरान को मजबूत करके पश्चिम एशिया में अमेरिका को कमजोर कर देना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि रूस की सैटेलाइट ने जंग के दौरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की 3 बार तस्वीरें ली थी। उनके मुताबिक रियाद में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 20 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 25 मार्च को तस्वीर ली गई। फिर वो तस्वीरें ईरान को सौंप दी। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की ने जंग में रूस और ईरान के एक साथ लड़ने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया था। रूस ने भी ज़ेलेंस्की के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जंग के बीच ईरान ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने ड्रोन पर अमेरिका के उन हथियारों की तस्वीरें लगा दी जिन्हें उसने जंग के दौरान तबाह कर दिया। आईआरजीसी ने इसे किल मार्क यानी विजय का निशान बताया। ईरान ने शाहिद ड्रोन की एक तस्वीर जारी की। उस पर अमेरिका के एवैक्स विमान, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम की तस्वीरें बनी नजर आईं और दुश्मन को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई। ईरान ने दावा किया अमेरिका के इन सभी हथियारों और विमानों को उसके शाहिद ड्रोन ने ही मार गिराया। उसके मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के एवैक्स विमान को तबाह करने के लिए शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया। ईरान की न्यूज एजेंसी वाना यानी वेस्ट एशिया न्यूज एजेंसी ने बताया कि शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के सबसे खास विमान ही नहीं बल्कि उसके 2 आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों को भी बर्बाद कर दिया। इसी के बाद ईरान ने शाहिद ड्रोन के नोज यानी आगे वाले हिस्से पर, नाक पर उसके अमेरिका के एवैक्स विमान की तस्वीर बना दी। इसके ठीक बाद थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तस्वीर बनी दिखी और फिर अमेरिकी रेडार सिस्टम की भी तस्वीर बनी दिखाई दी। अमेरिका के इन सभी सिस्टम का काम खतरे को भांपना और दुश्मन के हमले को नाकाम करना होता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की ढाल माने जाने वाले इन सिस्टमों को ही भेदने का दावा कर दिया। इसी के बाद ईरान ने शाहिद ड्रोन पर विजय निशान की तरह दुश्मन के विमान की तस्वीरें बना दी, हथियारों की तस्वीरें बना दी। इधर इजराइल की सेना ने तेहरान में मौजूद एक यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक कर दी।
इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला कर दिया। इजरायल के मुताबिक यूनिवर्सिटी में ईरान की IRGC सेना का ठिकाना था और वहां आधुनिक हथियार बनाने के लिए रिसर्च का काम किया जाता था। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा के एक इलाके पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल ने दावा किया कि उसके हवाई हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कई लड़ाके मारे गए। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के आतंकियों की पहचान करने के बाद रात के अंधेरे में उन पर हमला किया गया। ईरान की IRGC सेना ने कुवैत के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हुए हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। डिसैलिनेशन प्लांट समंदर के खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया ताकि इसके बहाने वो ईरान पर इसका दोष मढ़ सके। ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के दावे के 4 दिन बाद अपने नेवी कमांडर अली रेजा तंगसरी की मौत होने की पुष्टि कर दी। इससे पहले इजरायल ने दावा किया था कि उसकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास शहर में हमला कर उन्हें मार गिराया था। उधर ईरान ने इजरायल के एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला कर दिया। दक्षिणी इजरायल में मौजूद नियोत होवाब इलाके में हुआ यह हमला। इसके बाद वहां आग लग गई। भीषण आग की वजह से लोग घबरा गए। इजरायल की सेना समेत कई बड़े बड़े अधिकारी हमले वाली जगह पर पहुंच गए। आनन फानन में दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया। केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह से केमिकल लीक होने का खतरा भी बढ़ गया और इसीलिए सेना के अधिकारियों ने उस इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। केमिकल प्लांट से दूर रहने की हिदायत दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गईं। आग लगने की वजह से केमिकल प्लांट के चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। ईरान की तरफ से 3 मिसाइल अटैक एक के बाद एक किए गए और एक मिसाइल यहां पे गिरा है, जिसकी वजह से इस केमिकल प्लांट में आग लगी है। वहां खतरनाक धुआं फैलने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। हालांकि दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी रही और खतरे को देखते हुए उस इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया। उन्हें कह दिया गया कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि इजरायल की सेना के अधिकारियों को यह डर सताने लगा कि हमले की वजह से केमिकल न लीक हो जाए। इस बीच इजरायल के दमकल विभाग के एक अधिकारी ने हमले में हुए नुकसान की जानकारी दी। हालांकि केमिकल लीक होने की पुष्टि उन्होंने भी नहीं की। Over here it was direct hits. In Beersheba it was something not far from the houses, but yes, it was direct hit over here. कई घंटे बीतने के बाद भी आग पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया। आग बुझाने के लिए कुछ और गाड़ियां बुलाई गई। इमरजेंसी के लिए प्लांट के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई, लेकिन काफी देर के बाद भी उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। केमिकल प्लांट और उसके आसपास पानी की बौछार की गई ताकि आग बुझाई जा सके। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार करते रहे, लेकिन केमिकल प्लांट के आसपास धुआं ही धुआं दिखाई दिया। एक के बाद एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम आती है और वो काफ़ी सारे टेंडर जो हैं, फायर टेंडर, वो अंदर जा रहे हैं और उसके बाद पानी छिड़क के बाहर वापस आ रहे हैं, लेकिन धुआं काफ़ी हम इर्द गिर्द देख पा रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद केमिकल प्लांट के अंदर भी भीषण आग लग गई थी। ईरान की मिसाइल ने उस केमिकल प्लांट को निशाना बनाया था, ऐसा दावा है। इससे काफी नुकसान हो गया। केमिकल प्लांट से निकलने वाला खतरनाक धुआं भी लोगों के लिए खतरा बन गया। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से खतरा टलने तक घरों में ही रहने की अपील की गई, क्योंकि नियोत होवाब इलाके में उस केमिकल प्लांट के अलावा कई कारखाने भी हैं। हमले के बाद आग लगने की वजह से उन पर भी खतरा मंडराने लग गया। उस इलाके में कई बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, दवा बनाने वाली कंपनियों के भी गोदाम हैं। ऐसे में ईरान के हमले से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक इजरायल का ज्यादातर जहरीला कचरा भी उसी इलाके में नष्ट किया जाता है। सैकड़ों लोग वहां काम करते हैं, इसीलिए वहां आग लगने के बाद इजरायल की सेना सतर्क हो गई और जिस इलाके में हमला हुआ उसे कुछ ही दूरी पर इजरायल का बेरशेवा शहर है। बताया गया कि ईरान की तरफ से उस शहर पर भी मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया कि हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजरायल में मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के कैमरे में भी मिसाइल हमले की तस्वीरें कैद हुई। सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बेरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो मिसाइल अटैक किया गया, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से एक मिसाइल निकल गया और उस दूर वाले स्पॉट पे फटा। आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें जाती दिखी।
ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, ऐसा इजरायल ने दावा किया। इस दौरान आसमान में नारंगी रोशनी फैल गई। मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। बेरशेबा शहर के अलावा इजरायल की राजधानी यरूशलेम पर भी हमले हुए। यरूशलेम में आसमान में कई मिसाइलें देखी गई। बताया गया कि ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों ने शहर के अलग अलग इलाकों को अपना निशाना बनाया। हालांकि वहां सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया, उन्हें लगातार हो रहे हमलों की चेतावनी दी गई। मिसाइल हमलों के दौरान पूरे शहर में सन्नाटा छाया रहा, सड़कें खाली नजर आईं। हालांकि इजरायल की सेना ने कई मिसाइलों के जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें तबाह करने का दावा किया। इसके साथ ही इजरायल ने जवाबी हमला करने में भी देर नहीं की। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर बारूद की बारिश कर दी इसके बाद, और सेना के अड्डों के साथ साथ वहां सरकारी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर पर हमला कर दिया। इस हमले में हाइफा की एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, उसके आसपास धुआं ही धुआं दिखाया गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इजरायल की सेना और दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन हमले के बाद तेल रिफाइनरी के आसपास खौफनाक आग की लपटें उठती नजर आईं। आग लगने के बाद आसमान में कई फीट तक धुआं फैल गया। हमले के बाद रिफाइनरी धधकती नजर आई, दूर दूर तक काले घने धुएं का साया नजर आया। तेजी से आग फैलने लगी। आग बुझाने का काम भी तेज कर दिया गया। दमकल विभाग की टीम बिना देर किए आग बुझाने में जुट गई। तेल रिफाइनरी और उसके आसपास पानी की बौछार की गई ताकि समय रहते आग बुझाई जा सके। दमकल विभाग की टीम काफी देर तक तेल रिफाइनरी के चारों तरफ पानी बरसाती रही। हाइफा की इस तेल रिफाइनरी में उस वक्त आग लगी जब वहां ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से भी वहां रॉकेट दागे गए। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान और हिजबुल्लाह ने हाइफा पर कई हमले किए। इसी दौरान वहां मौजूद तेल रिफाइनरी आग की लपटों से घिर गई। हाइफा की तेल रिफाइनरी पर एक महीने में यह दूसरी बार हमला हुआ। इससे पहले भी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, उस वक्त भी वहां आग लग गई थी। दावा किया गया था उस वक्त कि ईरान ने इजरायल से बदला लेने के लिए हमला किया था, क्योंकि इजरायल ने ईरान के दक्षिणी पार्स गैस फील्ड को तब निशाना बनाया था और ईरान को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी, गैस फील्ड पर हुए हमले का बदला लिया, ऐसा दावा था। इजरायल के हाइफा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर उसने हमला कर दिया था। तो माना जाता है इजरायल के पास दो प्रमुख तेल रिफाइनरियां हैं। जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ वहां से पूरे देश में तेल की सप्लाई होती। हालांकि इजरायल की तरफ से साफ कहा गया था कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, तेल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने हाइफा पर हमले की जिम्मेदारी ली। हिजबुल्लाह ने दावा किया उसने हाइफा में मौजूद नौसेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि हाइफा की तेल रिफाइनरी में आग मिसाइल हमले की वजह से लगी या मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। लेकिन हमले के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, आसपास धुआं भर गया, काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई। हालांकि इजरायल की सेना और दमकल विभाग की टीम ने आग बुझा दी। इधर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स में खबर रिपोर्ट आई कि ईरान ने अमेरिका को जमीन पर आमने सामने की जंग को लेकर चेतावनी दी। चेतावनी ये कि अगर उसकी जमीन पर अमेरिका के सैनिक उतरे तो उन्हें आग में जलाकर राख कर दिया जाएगा। धमकी दी कि ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ताकि चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा सके। यह चेतावनी और धमकी इसलिए दी क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, मतलब जमीन पर आमने सामने की जंग शुरू कर सकता है। इसी वजह से ईरान अमेरिका पर आग बबूला हो गया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ भी अमेरिका पर भड़क गए। उन्होंने भी ट्रंप को चेतावनी दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर ट्रंप ने उनकी जमीन पर युद्ध शुरू किया तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसी गलती जिस पर उन्हें पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। ईरान की तैयारियों को लेकर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक दावा किया कि ईरान में जान फिदा नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। जान फिदा का मतलब देश के लिए जान कुर्बान करने वाला,
जान फिदा। अखबार का दावा है इस अभियान के तहत ईरान बड़ी संख्या में कम उम्र के नौजवानों को अपनी IRGC सेना में शामिल करने में जुटा है ताकि वो अमेरिकी सैनिकों को करारा जवाब दे सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दे दी कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी सेना उस पर सबसे बड़ा हमला करेगी और वो हमला इतना भयानक होगा कि दुनिया के नक्शे से ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है। ईरान ये साफ कर चुका है कि वो जंग में अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करने वाला, उसके आगे हार नहीं मानेगा। उसने कई बार यह बात दोहराई कि वो अपनी आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक जंग लड़ता रहेगा। वो ये तक ऐलान कर चुका है कि जंग अमेरिका के चाहने से नहीं बल्कि उसकी मर्जी से खत्म होगी, जब भी खत्म होगी। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है पिछले 1 महीने से चल रही ये जंग आने वाले दिनों में और खतरनाक और भयानक भी हो सकती है। ये जो बातें हो रही हैं इनको देखते हुए अमेरिका का अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने लिखा अमेरिका ईरान में कई हफ्तों तक ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। अखबार में दावा आया कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान की जमीन पर आर पार की जंग में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसे अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के साथ जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से भी भिड़ना पड़ेगा। हालांकि ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने दावा किया कि ईरान जमीन पर जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक रोज पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका को चेताया कि अगर अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर जंग के लिए उतरे तो उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों को चुन चुनकर ऐसी मौत दी जाएगी कि उसे देखकर अमेरिका के सहयोगी देश भी कांप जाएंगे। और बागर गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान की IRGC सेना अमेरिकी सैनिकों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में अमेरिकी सैनिकों का इंतजार किया जा रहा है ताकि जैसे ही वो ईरान की धरती पर उतरें उन पर आग बरसाई जा सके। सोशल मीडिया पर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स का एक पेज सामने आया, उस पर वेलकम टू हेल यानी नरक में आपका स्वागत है लिखा नजर आया। नीचे अमेरिका के कुछ सैनिकों की तस्वीर छपी नजर आई। उसके नीचे लिखा था ईरान की जमीन पर पैर रखने वाले अमेरिकी सैनिक सिर्फ ताबूतों में ही लौटेंगे। इसीलिए युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने अगर ईरान की धरती पर जंग शुरू कर दी तो अमेरिकी सैनिकों से भिड़ने के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में जान फिदा नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। देश के लिए जान कुर्बान करने वाला जान फिदा। इस अभियान के जरिए ईरान कम उम्र के नौजवानों को भर्ती करने में जुटा है ताकि आर पार की जंग में अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला किया जा सके। ईरान की IRGC सेना लोगों से एकजुट होने के साथ उन्हें लंबे संघर्ष के लिए तैयार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका समंदर के रास्ते ईरान को घेरने में जुटा है ताकि ईरान को जंग में सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके, उसे घुटनों पर लाया जा सके। खाड़ी देश है ईरान, उसकी सीमा फारस की खाड़ी के साथ है, ओमान की खाड़ी से भी लगती है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ बाकी के खाड़ी देश हैं। फारस की खाड़ी के उत्तर की तरफ इराक है, फिर कुवैत है, दक्षिण में उसके नीचे बहरीन है, कतर भी पास में ही मौजूद है। इसी तरह सऊदी अरब है, UAE और ओमान भी फारस की खाड़ी के किनारे पर हैं। इन सभी देशों में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ईरान को घेरने के लिए समंदर में ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर युद्धपोत तक उतार चुका है। अमेरिका का USS एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में तैनात है, वो वहीं से ईरान पर एयर स्ट्राइक करने में जुटा है। इसी तरह USS त्रिपोली भी अरब सागर में पहुंच चुका है। इस पर करीब 3000 मरीन यूनिट के जवान मौजूद हैं। मरीन यूनिट के कमांडो समंदर के रास्ते जमीन पर हमला करते हैं। USS जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान की ओर रवाना किए जाने की खबरें। और तो और करीब 2000 पैराट्रूपर भी ईरान की तरफ रवाना किए जा चुके हैं। ये जवान पैराशूट के जरिए दुश्मन की जमीन पर उतरकर युद्ध करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इतने सैनिक होने के बाद भी अमेरिका ईरान के पास 10,000 और सैनिक तैनात कर सकता है। अमेरिका इन सैनिकों को ईरान के खार्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात कर सकता है, ऐसा है रिपोर्ट में। इसीलिए यह आशंका जताई गई कि अमेरिका ईरान की जमीन पर आमने सामने की जंग शुरू कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जमीन के रास्ते हमले को
मंजूरी देते हैं तो युद्ध का एक नया दौर शुरू होगा जो पहले से ज्यादा भयानक और खतरनाक हो सकता है। हालांकि ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है। कुछ रोज पहले अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी थी। उन शर्तों में हॉर्मूज गलियारा खुलवाने, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म करने समेत कई मांगे थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और यह साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ ईरान की कोई भी बातचीत नहीं हो रही। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई कि ईरान के सामने अमेरिका की जो भी मांगे आईं वो बिचौलिए देश के जरिए आई थी, मतलब वो देश जो दोनों के बीच समझौता कराने में जुटा है। अमेरिका की मांगे ऐसी थीं कि उन्हें किसी भी तरह सूरत में पूरा नहीं किया जा सकता था, ईरान कह रहा है। उसका आरोप है अमेरिका ने उस पर सिर्फ अपनी शर्तें थोपी, जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने जो 15 शर्तें रखी थीं उनमें सबसे जरूरी शर्त या सबसे अहम शर्त परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना और यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करना था। अमेरिका किसी भी तरह ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का अनुमान है ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, उससे वो आसानी से परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल का भी कुछ ऐसा ही मानना है। इसीलिए ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने में जुटे हैं कि किसी भी तरह ईरान उनकी शर्तें मान ले। अपने एयरफोर्स 1 विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी किया। चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों की जिद नहीं छोड़ी और अमेरिका को यूरेनियम नहीं दिया तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। Give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do, and you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. ट्रंप ने दावा किया पिछले 1 महीने से चल रही इस जंग में ईरान कमजोर हो चुका है और उसके सामने हार मानने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने दावा किया कि वो जैसा कहेंगे ईरान बिल्कुल वैसा करेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने वाला, ना वो हार मानने वाला, ना ही जंग में सरेंडर करने वाला। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक ट्रंप बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए शर्तें भेज रहे हैं, ऐसी शर्तें जिन्हें माना ही नहीं जा सकता। उनका मकसद बातचीत में उलझाकर ईरान पर जमीनी युद्ध शुरू करना है। इसी वजह से ट्रंप ने ईरान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई है। युद्ध के जानकार बताते हैं अमेरिका यह समझ चुका है कि ईरान उसकी एक भी शर्त मानने वाला नहीं है, चाहे वो उस पर कितना भी दबाव डाले। तो अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका ने जमीन के रास्ते ईरान में घुसने की रणनीति बनाई, ताकि वो ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को बाहर निकाल सके। हालांकि इस मिशन को बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों की वजह से काफी हद तक ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसा माना जाता है, और यूरेनियम उसके मलबे में दबा है। उसे निकालने के लिए कई हफ्तों का, महीनों का समय लग सकता है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने पर ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक रहना पड़ सकता है, जिससे जंग लंबी खिंच सकती है। लेकिन ट्रंप सिर्फ ईरान का यूरेनियम नहीं हासिल करना चाहते, वो तो ईरान के तेल पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, जो ब्रिटेन का अखबार है, उसमें ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने ईरान के तेल को अपनी एक पसंदीदा चीज बताया। उन्होंने ईरान के उस खार्क द्वीप का भी जिक्र किया, जहां ईरान ने जमीन के अंदर बड़े बड़े तेल के टैंक बनाए हुए हैं। फारस की खाड़ी में यह द्वीप है। ईरान के तट से उसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर ही है। गहराई ज्यादा होने की वजह से यहां दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंक आसानी से, तेल टैंकर जो जहाज होते हैं वो आसानी से लंगर डाल सकते हैं। यहां का समुद्र गहरा है। इसी जगह से ईरान दूसरे देशों को अपना तेल बेचता है। इसी वजह से खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खार्क द्वीप को कंट्रोल में लेने की बात कही। उनके मुताबिक खार्क द्वीप पर ईरान की सेना ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिकी सेना जब चाहे उस पर कंट्रोल कर सकती है। ईरान के साथ जल्द समझौता होगा, ऐसी संभावना उन्होंने जताई, और जल्द ही हॉर्मूज गलियारा जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा।
इसे लेकर बाकायदा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। उसी पोस्ट में उन्होंने ईरान को एक बार फिर धमकी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान में मौजूद बिजली के प्लांट, तेल के कुएं, खार द्वीप, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले प्लांट, सबको बम से उड़ाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। धमकी दी उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर ईरान के इन ठिकानों को अभी तक निशाना नहीं बनाया, लेकिन अगर समझौते में देर हुई तो फिर ईरान को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से हवाई सफर महंगा होने की आशंका जताई गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से हवाई सफर महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF के बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। ऐसे में आशंका जताई गई कि फ्लाइट की टिकटें महंगी हो सकती हैं। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाले DGCA ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले ATF पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स घटाने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सभी राज्यों से टैक्स कम करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले फ्यूल टैक्स को आधा करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। ये फैसला अगले 3 महीने तक लागू रहेगा। उधर ईरान जंग के बीच यमन के हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल के कुछ इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कहा जा रहा है ईरान जंग के शुरू होने के बाद हूथी लड़ाके पहली बार इस युद्ध में शामिल हुए। उन्हें ईरान का करीबी माना जाता है, ईरान ने उन्हें खड़ा किया ऐसा माना जाता है। ऐसे में जंग में उनकी एंट्री ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ये समुद्र के दूसरी तरफ है, ये उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरी तरफ है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने दावा किया हूथी लड़ाके खुलकर इस युद्ध में उतर सकते हैं, लेकिन उनके हमलों से ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं वो ऐसा कदम न उठा लें जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाए, जो पहले ही संकट में आ रही है। ईरान का समर्थन करते हुए हूथी लड़ाके न सिर्फ उसके दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं, बल्कि वो लाल सागर में उस समुद्री रास्ते को भी घेर सकते हैं जहां से दुनिया का बहुत बड़ा कारोबार होता है। अभी तो फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मामला फंसा हुआ है, वो लाल सागर में भी रोक सकते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है कारोबार, ईरान ने उसे बंद कर रखा है। इसीलिए जब हूथी लड़ाकों ने ऐलान किया कि उन्होंने इजरायल पर हमले किए तो सबका ध्यान उनके अगले कदम पर चला गया। इससे पहले यमन के हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल को दहला दिया। वहां के कुछ शहरों में इन मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया, दावा किया। यमन से हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, दावे के मुताबिक, जो सऊदी अरब और जॉर्डन को पार करते हुए इजरायल तक पहुंची और वहां के कुछ इलाकों में उन मिसाइलों ने तबाही मचाई। आरोप लगते रहे हैं कि हूथी लड़ाकों को हथियार, ड्रोन और ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलें भी ईरान ही देता है, और उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल उन्होंने ईरान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले इजरायल पर कर दिया। हालांकि हूथी लड़ाके इससे पहले भी इजरायल पर हमला कर चुके हैं। 2 साल पहले भी अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद उस पर उन्होंने मिसाइलें दागी थी। तब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की थी। उस वक्त उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाजों पर भी हमले किए थे, खासकर अमेरिका और इजरायल के जहाजों को निशाना बनाया था। लेकिन बाद में जब इजरायल और हमास के बीच सीजफायर हो गया, तब हूथी लड़ाकों ने भी हमलों पर ब्रेक लगा दिया था। लेकिन एक बार फिर उन्होंने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस जंग को और भड़का दिया। तो द गार्डियन ने आज आशंका जताई कि उनका अगला कदम इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यमन के हूथी लड़ाकों को बेहद खतरनाक माना जाता है। 2014 से ही वहां की राजधानी, यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन ईरान जंग में उनकी एंट्री से पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि हूथी लड़ाके एक बेहद अहम जगह के नजदीक बैठे हैं। ये जगह पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी अहम है तेल और गैस के व्यापार के लिए, उसी तरह यमन के दक्षिणी छोर पर मौजूद बाबल मंदीब स्ट्रेट भी दुनिया के लिए बहुत खास है। यहां से रोजाना तेल और गैस से भरे दर्जनों जहाज गुजरते हैं। भूमध्य सागर तक पहुंचने का यह अहम समुद्री रास्ता है बाबल मंदीब स्ट्रेट। यह भी स्ट्रेट है। खाड़ी देशों से जब कोई जहाज यूरोप के देशों तक जाने के लिए निकलता है तो उसे अदन की खाड़ी को पार कर इसी स्ट्रेट से गुजरते हुए लाल सागर में जाना पड़ता है, और फिर ये मिस्र से लगने वाली सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर तक रास्ता जाता है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार ने आशंका जताई कि हूथी लड़ाके इजरायल पर हमला करने के साथ ही बाबल मंदीब गलियारे को भी निशाना बना सकते हैं। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर सकते हैं या उन्हें रोक सकते हैं। अगर हूथी लड़ाकों ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो उसका असर सीमित होगा,
लेकिन अगर उन्होंने बाबल मंदिर स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की तो उसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर कर बैठा है। इसकी वजह से पहले से ही तेल और गैस की सप्लाई पर संकट है। अगर दूसरा समुद्री रास्ता भी ठप हो गया तो हालात पूरी तरह बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर का जो व्यापार है इस रास्ते में फंसकर रह जाएगा। हालांकि इसका विकल्प भी है, लेकिन वो इतना महंगा होगा कि उससे कई दूसरी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लाल सागर में अगर हूथी लड़ाकों ने हमले करने शुरू कर दिए तो उन जहाजों को बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। उन्हें फिर पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप के देशों तक पहुंचना होगा, तो कई दिनों का वक्त ज्यादा लग जाएगा। लंबी दूरी तय करने के लिए खर्च भी बढ़ जाएगा। तो आशंका जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो तेल और गैस के दाम और बढ़ सकते हैं, महंगाई में और इजाफा हो सकता है दुनिया भर में। इसकी वजह से पहले से कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बन सकता है। और इजरायल पर हूथी लड़ाकों के हमले के दावे के बाद उसका असर भी दिखना शुरू हो गया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल के पार चली गई। पिछले हफ्ते ये 110 से $112 प्रति बैरल चल रही थी, वो भी बढ़ी हुई थी। तेल के दाम बढ़ने के पीछे की वजह हूथी लड़ाकों का ईरान जंग में कूदना हो सकता है। युद्ध में उनके शामिल होने के कारण ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, ऐसा माना जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा किया, बल्कि यह चेतावनी भी दी कि उनके हमले और तेज होंगे। अब इससे पूरी दुनिया में यह डर बढ़ गया कि युद्ध और फैल सकता है। अगर हूथी लड़ाकों ने लाल सागर को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है, क्योंकि तब तेल और गैस की सप्लाई और कम हो सकती है। उसकी वजह से उनके दाम और बढ़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पहले से ही इनकी सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। दूसरा अहम रास्ता भी अगर खतरनाक हो गया तो वहां हमले शुरू हो गए तो जहाजों का वहां से गुजरना मुश्किल हो जाएगा और खमियाजा एशिया और यूरोप के देशों को उठाना पड़ेगा। इधर पश्चिम एशिया की जंग की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कच्चे तेल के दाम में उछाल और पश्चिम एशिया में जंग तेज होने की आशंका से शेयर बाजार में कोहराम मच गया। लगातार दूसरे दिन बाजार में भारी गिरावट रही। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1635 अंक यानी 2.22% टूटकर 71,947 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 488 अंक यानी 2.14% की गिरावट के साथ 22,422 के स्तर पर आ गया। भारतीय रुपया पहली बार 95 का लेवल पार कर $1 के मुकाबले 95 रुपए 14 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मजबूत डॉलर के माहौल को बताया गया। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग और ऊर्जा संकट की अटकलों के बीच सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत देने की तैयारी कर ली। वित्त मंत्रालय में लोन रीपेमेंट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में लोन लेने वाले कारोबारियों को 3 से 6 महीने तक EMI यानी किस्त चुकाने से छूट देने पर मंथन हुआ। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े खतरे को लेकर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खौफ से भर देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जहाजों के चालक दल के करीब 20,000 सदस्य मौत के साए में रहने को मजबूर है, क्योंकि वो लोग समंदर के उस इलाके में फंस चुके हैं जहां किसी भी वक्त बमबारी हो सकती है। कोई आत्मघाती ड्रोन हमला हो सकता है, कोई मिसाइल आकर उनके जहाजों से टकरा सकती है। हॉर्मुज गलियारे पर ईरान की पाबंदी की वजह से वहां जहाजों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। पूरे दिन में इक्का दुक्का जहाजी व्यापार के इस अहम रास्ते को पार कर पाते हैं, जबकि सैकड़ों जहाज 1 महीने से ही वहां फंसे हुए हैं। उन पर चालक दल के करीब 20,000 लोगों के होने का अनुमान है उन जहाजों में कुल मिलाकर। तो ब्रिटिश अखबार का दावा है कि उन लोगों पर हर वक्त हमलों का खतरा बना हुआ है। 24 घंटे जान हथेली पर रखकर जीने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जहाज फारस की खाड़ी में पिछले 1 महीने से फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी तरफ फारस की खाड़ी मैप में ईरान के नीचे नजर आती है, यानी उसके दक्षिणी छोर पर। खाड़ी के भी दक्षिण में है वो देश जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन देशों में कुवैत है, बहरीन में भी अमेरिका का ठिकाना है, वहां भी ईरान हमले का कोई मौका नहीं चूक रहा। सऊदी अरब और कतर में भी ईरान की सेना हवाई हमले करती आई है। UAE तो शुरू से ही उसके टारगेट पर है। ईरान की मिसाइलें फारस की खाड़ी को पार किए बिना इन देशों तक नहीं पहुंच सकती। वो खाड़ी के ऊपर से जाती हैं और फिर अलग अलग देशों में फटती हैं। इसीलिए अमेरिका, इजरायल और ईरान की लड़ाई में फारस की खाड़ी भी जंग का एक मैदान बन चुकी है।
हॉर्मूज गलियारे पर ईरान ने कब्जा किया तो खाड़ी में फंसे जहाजों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो फारस की खाड़ी में ही है। गलियारा फारस की खाड़ी में आने जाने का इकलौता रास्ता है जो अरब सागर में मिलता है, और ईरान की IRGC सेना ने इस रूट पर सख्त पहरा लगा रखा है। उसकी इजाजत के बिना कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने का खतरा उठाना नहीं चाहता। ईरान ये धमकी दे चुका है उससे मंजूरी लिए बिना किसी भी जहाज ने हॉर्मूज गलियारे को पार करने की गलती की तो वो गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो जहाज सीधे सीधे ईरान की सेना के निशाने पर आ जाएगा। यानी वो वहां से आगे भी ना जाए और पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो खाड़ी है, तो वो वहां पर फंसे हुए हैं सब। ईरान धमकी दे रहा है कि जो भी जहाज जाएगा सेना उस पर हमले करेगी, बम की तरह फटने वाले ड्रोन मारेगी, मिसाइलें दागेगी। ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि जानकारियों से यह पता चला कि युद्ध छिड़ने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास 20 से ज्यादा जहाजों पर बारूद की बारिश भी हो चुकी है। हालांकि वो सेना के जहाज नहीं थे, कारोबारी जहाज थे। कच्चा तेल लदा था या उन्होंने गैस या कोई दूसरा सामान ले रखा था। उन जहाजों पर हुए हमलों में चालक दल के 8 सदस्यों की जान जा चुकी है, कई लापता हो चुके हैं। इसीलिए फारस की खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाज और उनका चालक दल कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, जबकि वो जहाज पिछले 1 महीने से समंदर के पानी में जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। इस सबके बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से पता चला कि उन जहाजों पर रह रहे हजारों लोग अब दोहरे संकट में हैं। एक संकट तो युद्ध में हमलों का है, इसमें जान जा सकती है। दूसरा संकट है खाने पीने का, उसकी भी कमी हो रही है। फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों पर खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें तेजी से खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि वो तो रास्ते के लिए थी। अब वो 1 महीना हो गया वहीं खड़े हैं। 10, 20 या 50 जहाज नहीं है। फारस की खाड़ी में करीब 1300 बड़े बड़े जहाज फंसे हैं, ऐसी जानकारी है। और चालक दल के लोग जो हैं कुल मिलाकर उन 1300 जहाजों में 20,000 से ज्यादा हैं। तो अखबार की रिपोर्ट में बताया गया उन लोगों के वहां से निकलने का रास्ता जल्द साफ नहीं हुआ तो मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आशंका जताई गई उन जहाजों पर मौजूद खाना खत्म हो गया तो लोगों की भूख से ही जान जा सकती है, मिसाइल से तो क्या जाएगी। यानी फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान के हमलों के डर से वो हॉर्मूज गलियारे को पार नहीं कर सकते, दूसरी तरफ अगर लंबे वक्त तक समंदर में रहे तो चालक दल के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इधर तेल संकट की वजह से फिलीपींस में 350 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। तेल संकट की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस में करीब 360 पेट्रोल पंप बंद करने पड़ गए। पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से ही फिलीपींस में आने वाले तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए वहां तेल के दाम 1 महीने के अंदर ही दुगने से भी ज्यादा हो गए। खबर है कि तेल के बढ़ते संकट के बीच दक्षिण कोरिया में व्हीकल रोटेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। इस सिस्टम में गाड़ियों की नंबर प्लेट के आखिरी अंक से तय होता है कि कौन सी गाड़ी किस दिन सड़क पर निकल सकती है। न्यूजीलैंड की वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचता है तो महंगाई आसमान छू सकती है। अपने देश में गहरे होते तेल संकट के बीच उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने के भी संकेत दिए। इधर ईरान से जारी युद्ध के बीच इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। इजरायल की सेना ने उस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के साथ उसके कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और वहां से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए। दक्षिणी लेबनान में जिस इलाके में हमला हुआ वहां कुछ लोग घूमते हुए नजर आए, काले कपड़े पहने हुए थे। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से गुजर रही सड़क के उस पार पहुंच गए और दौड़ने लगे। उन पर नजर रख रही इजरायल की सेना ने उन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाके बताया और वहां मौजूद इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का ठिकाना होने की आशंका जताई। उसी जानकारी के आधार पर इजरायल की वायुसेना ने उस इलाके में ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन से ठीक उस जगह बम गिराया गया जहां हिजबुल्लाह के वो लड़ाके भागते हुए नजर आए थे। इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका सफेद धुएं की चपेट में आ गया। वहां काफी देर तक फायरिंग भी हुई। उसके बाद फायरिंग के दौरान हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया इजरायल ने। इसके बाद वहां मौजूद इमारतों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उस कार्रवाई के दौरान इजरायल की सेना को एक इमारत में हथियारों का गोदाम मिला। हिजबुल्लाह के हथियारों का वो गोदाम विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइलों से भरा हुआ नजर आया। इजरायल के सैनिक भी वहां दंग रह गए। उन्होंने दावा किया हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हीं हथियारों से उन पर लगातार हमले कर रहे थे।
इजरायल की सेना ने उस गोदाम में रखे सभी हथियारों को जब्त कर लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर आगे भी हमला जारी रखने की चेतावनी दे दी। और इसके साथ ही इजरायल की सेना ने लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। इजरायल के हवाई हमलों ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद लेबनान ने इजरायल पर अस्पतालों और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने दावा किया उसकी सेना ने सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बाद लेबनान के हनवाई में कई इमारतें खंडर बनी नजर आईं। उस इलाके में मिसाइल से हमला करने का दावा किया गया और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। देखते देखते सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी जलने लगी। पूरा इलाका काले धुएं की चपेट में आ गया। हर तरफ खंडहर हो चुकी इमारतों का मलबा नजर आया। राहत और बचाव की टीम वहां बाद में पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद उसने आग पर काबू पाया, इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में भी जोरदार हमले किए। दक्षिण बेरूत में हमले के बाद वहां आसमान में काला धुआं उठता नजर आया। पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। हमले के बाद कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। लेबनान ने इजरायल की सेना पर शरणार्थियों के कैंप पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने लेबनान के आरोपों को खारिज कर दिया और उन इलाकों को सिर्फ हिजबुल्लाह के कैंप और हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला करने का दावा किया। इजरायल के मुताबिक इस ऑपरेशन में उसके 6 सैनिक घायल हो गए और इन हमलों के बाद इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों पर भी हमला करने की चेतावनी जारी कर दी। वहां रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर चले जाने के उन्होंने निर्देश दे दिए, चेतावनी दे दी। लेबनान इजरायल पर बिना किसी चेतावनी के हमला करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार इजरायल ने साफ कर दिया कि उसकी सेना जल्द ही लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकानों पर भी हमला कर सकती है। लेबनान के 7 शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जाने वाले हमले को लेकर उसने अलर्ट जारी कर दिया। जिन शहरों पर हमला करने की चेतावनी जारी की उनमें हारा हरीक, गुबैरी, अल मुशफिकिया, लैल्की, हद्दाद, बुर्ज अल बराजने और शिया शामिल हैं। इन इलाकों में चेतावनी जारी कर दी इजरायल ने। सभी लेबनान की राजधानी बेरूत के आसपास के इलाके हैं। इजरायल की सेना को आशंका है इन इलाकों में हिजबुल्लाह के कैंप मौजूद हैं। आशंका क्या, वो तो दावा कर रहा है कि वहां बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हैं। इसलिए इन इलाकों में जल्द से जल्द हमला करने की उसने चेतावनी जारी कर दी और वहां रहने वाले लोगों को निर्देश दे दिए कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। उधर इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हथियारों को ढोने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एम्बुलेंस से हथियार लेकर जा रहे हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को मार गिराने का उसने दावा किया। लेबनान ने इजरायल के आरोपों को नकार दिया, लेकिन उस पर अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमला करने का आरोप लगाया। लेकिन इजरायल ने कहा कि वो एम्बुलेंस नहीं, उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। उसकी सेना ने जिस एम्बुलेंस पर हमला किया उसने दावा किया उसमें हथियार ले जा रहे थे वो लोग। एम्बुलेंस में हथियारों को भरकर उन्हें उत्तरी लेबनान से दक्षिणी लेबनान ले जाया जा रहा था, जिससे इजरायल की सेना पर और तेज हमले किए जाएं और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इजरायल की सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहने नजर आए, जिससे कि वो लोग इजरायल की सेना को धोखा देकर उस पर आसानी से हमला कर सकें। ये इजरायल की सेना का दावा है। उसका दावा है कि मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहनकर हिजबुल्लाह के वो लड़ाके जिस इलाके में मौजूद थे वहां से उन पर कई रॉकेटों से हमला किया गया। उसकी वजह से वहां मौजूद उन लोगों पर उनका शक बढ़ गया और फिर हवाई हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों की मौत हो गई। इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन लेबनान ने इजरायल के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इजरायल पर निर्दोष लोगों, अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमला करने का आरोप लगाया लेबनान ने और इसे युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया। इधर युद्ध के बीच लेबनान के टायर इलाके में अपना घर खो चुके कई लोगों ने वहां के एक थिएटर में शरण ले ली। लेबनान में इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच युद्ध चल रहा है। इजरायल के हमले में सैकड़ों इमारतें खंडर बन गई, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं और उन लोगों के लिए लेबनान के नेशनल थिएटर का दरवाजा खोल दिया गया। उन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई वहां पर। यह थिएटर कई दिन से बंद था। अब यहां उन लोगों ने शरण ले ली जिन्हें युद्ध की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा।
जिनके घर इजरायल के हमलों में खंडहर हो गए या वो युद्ध की वजह से अपनों से बिछड़ गए। उस थिएटर में शरण लेने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं जो युद्ध की वजह से अपना घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचे। Of course, the least thing we can do today is to open our theaters and convert them into a host space for people. What is the value of the theater if it's kept closed while people need it? द लेबनानी नेशनल थिएटर के संस्थापक और एक्टर कासिम इस्तांबुली ने बताया कि ये पहल ज़रूरतमंदों को जगह देने के लिए की गई, क्योंकि युद्ध की वजह से हज़ारों लोग अपना घर छोड़ने और पलायन करने को मजबूर हो गए और थिएटर में शरण लेने वाले सभी लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था वहाँ की गई। इजरायल के हमले की वजह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। टायर शहर में हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। उधर कुवैत ने दावा किया कि उसकी सेना के एक कैंप पर हुए हमले में 10 सैनिक घायल हो गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना के कैंप पर हुए हमले में 10 सैनिक घायल हो गए। कुवैत ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि ईरान की सेना कुवैत में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हवाई हमले करते आई है और इस दौरान उसकी कुछ मिसाइलें दूसरे इलाकों में भी फट चुकी हैं। बहरीन की सेना ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान की 182 मिसाइलों और 398 ड्रोन हमलों को वो नाकाम कर चुकी है। दावा किया गया कि बहरीन की सेना ने इन हमलों को न सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि उन्हें वक्त रहते नाकाम कर दिया। ईरान की संसद में परमाणु अप्रसार संधि पर चर्चा हुई। संसद में सवाल उठाया गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को उसके अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता तो इस संधि में रहने का क्या फायदा। ईरान ने दावा किया उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही करेगा। इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार हादसे का शिकार हो गए। वो कार्पेट पर फिसल गए, जिसकी वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान में 2 दिन की बातचीत की शुरुआत हुई। इसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हुए। इधर यूरोप के देश स्पेन ने अमेरिका को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया। स्पेन के अखबार के मुताबिक स्पेन ने ईरान पर हमले में शामिल अमेरिका के विमानों के लिए अपनी एयरबेस बंद कर दी। यानी ईरान पर हमले कर एयर स्पेस बंद कर दी। यानी ईरान पर हमले करने जा रहे अमेरिका के विमान स्पेन की एयर स्पेस से नहीं जा सकते। इससे पहले स्पेन ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी एयर स्पेस देने से भी साफ इनकार कर दिया था। और तो और स्पेन ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की कड़ी आलोचना भी की थी। और इसके बाद एक बार फिर स्पेन अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने अमेरिका के विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। इनमें अमेरिका के लड़ाकू विमान और हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी शामिल हैं। स्पेन के अखबार के मुताबिक स्पेन ने साफ कर दिया कि जो भी विमान ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे स्पेन की एयर स्पेस से जाने की इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। हालांकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अमेरिका के विमानों को स्पेन की एयर स्पेस से जाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा अमेरिका का कोई भी लड़ाकू विमान स्पेन की एयर स्पेस से नहीं जा सकता। इससे पहले स्पेन ने ईरान पर हमलों के लिए अपने एयरबेस देने से भी मना कर दिया था। स्पेन में अमेरिका के 2 सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इन दोनों सैन्य अड्डों को स्पेन और अमेरिका मिलकर चलाते हैं, लेकिन हैं वो स्पेन के। इसलिए स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उधर ईरान जंग में मध्यस्थता का दावा करने वाले पाकिस्तान में आर्थिक संकट खड़ा होता नजर आया। तेल की किल्लत की वजह से सरकार कड़े फैसले लेने को मजबूर हो गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां सरकारी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पाकिस्तान में तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है। उस पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान कई सख्त प्रतिबंध लगा चुका है। पेट्रोल का दाम भी बढ़ा चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में आर्थिक संकट खत्म होता नहीं दिख रहा। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नई कटौती का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, वहां पैदा हुए आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। इसके बाद पाकिस्तान में 60% तक सरकारी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि दावा किया गया कि सरकार के पास उन गाड़ियों में भरवाने के लिए तेल ही नहीं बचा। इसके अलावा वहां की सरकार ने विकास के कामों के लिए दिए जाने वाले बजट में भी भारी कटौती का ऐलान कर दिया। यानी जहां एक तरफ पाकिस्तान ईरान जंग में मध्यस्थता करवाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी अर्थव्यवस्था हर बीतते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। तेल का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि सरकारी खर्च कम करने पड़ गए। विकास के कामों में बजट की कटौती करनी पड़ गई। इससे पहले भी पाकिस्तान में तेल की किल्लत को देखते हुए कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी गई थी। दफ्तरों में काम करने के दिन कम कर दिए गए थे।
पेट्रोल के दाम एक साथ 55 पाकिस्तानी रुपए बढ़ा दिए गए थे प्रति लीटर। इसके बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान सरकार और कड़े फैसले लेने को मजबूर हो गई।